हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि 10th क्लास का एग्ज़ाम काफ़ी कह सकते हैं कि नज़दीक है और इसको देखते हुए कह सकते हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिलेगा या कह सकते हैं कि इन प्रश्नों के माध्यम से आपको अन्य प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए कह सकते हैं कि आपके पास जो है कि समझ जो है कि हो सकता है, ठीक है? तो आइए चलिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करते हैं, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो हम लोग कह सकते हैं 10th क्लास के जो पॉलिटिकल साइंस है, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करते हैं और देखिए आप हमेशा जो कह सकते हैं कि इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि देखिए एग्ज़ाम में आपको कोई अलग प्रश्न नहीं आता। आप जो पढ़े हैं, अपना कह सकते हैं कि सिलेबस से या कह सकते हैं कि अपनी जो आपका जो बुक है, जिस भी कह सकते हैं कंटेंट के माध्यम से आप पढ़ें, तो क्वेश्चन वहीं से आएगा। तो आप कभी ये मत सोच करके रखिए कि क्वेश्चन जो है कहीं बाहर से आएगा, ठीक है? हमेशा क्वेश्चन जो है आपको सिलेबस से ही रहता है। और आज के टाइम में तो 10th क्लास की एग्जाम काफ़ी ईज़ी हो गया, ये आप भी जानते हैं क्योंकि यहाँ पर 50% का मार्जिन दिया जाता है। जैसे हम लोग कहीं पे जाते हैं कोई शोरूम वगैरह में सामान खरीदने के लिए, तो वहाँ आपको 50% का डिस्काउंट मिलता है कि नहीं? कि 100 का सामान आप 50 में ले जा सकते हैं। उसी तरीक़ा से आजकल का 10th का एग्ज़ाम जो है 50% का मार्जिन है, जहाँ पर आपको 50% क्वेश्चन को बनाना रहता है। ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव में, ठीक है? तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें से जो आपको कह सकते हैं कि लगे कि हम इस क्वेश्चन को उत्तर दे पाएँगे, तो आप उसी को उत्तर दीजिए। तो आज कह सकते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करते हैं। एक प्रश्न है ग्राम कचहरी। आप नाम सुने होंगे ग्राम कचहरी। अक्सर कह सकते हैं गाँव में लोग लड़ाई झगड़ा या किसी तरह की वाद-विवाद होता है, तो उसमें लोग कोर्ट कचहरी की बात करते हैं। तो कोर्ट तो देखा जाए तो कह सकते हैं कि आज के आधुनिक समय में कह सकते हैं कि न्याय करने की जो व्यवस्था है, ठीक है? तो उसको कोर्ट कहा जाता है। और ये कह सकते हैं कि कचहरी जो है वो प्राचीन समय में कह सकते हैं कि न्याय करने की एक व्यवस्था था या परंपरा या रीति-रिवाज जो था, उसे कचहरी कहा जाता है। तो कोर्ट को अगर देखा जाए ना, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि न्यायालय कहते हैं, क्योंकि देखिए हम यहाँ पर केवल आपको क्वेश्चन आंसर नहीं सिखाएँगे, हम आपको यहाँ पर बहुत कुछ सिखाने का प्रयास करेंगे। तो आज जो न्यायालय आप देख रहे हैं, वो कचहरी का ही कह सकते हैं कि आज का ये आधुनिक रूप है, जहाँ पर कह सकते हैं कि लोगों की किसी तरह की जो समस्याएँ होती है, ठीक है, लड़ाई झगड़ा या वाद-विवाद, उसको यहाँ पर सुलझाया जाता है या उसको न्याय किया जाता है, ठीक है? तो उसी तरीक़ा से कह सकते हैं कि ग्राम कचहरी में भी कह सकते हैं कि जो ग्राम पंचायत होता है, ठीक है? तो ग्राम पंचायत का ये एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि भाग यानी अंग है और ग्राम कचहरी के द्वारा जो है कि लोगों को न्याय करने के लिए कह सकते हैं कि इसको बनाया गया है। तो आप सिंपल याद रखिएगा, ऐसे इसको उत्तर दीजिएगा क्योंकि आपको एग्ज़ाम में उत्तर देना है। हालाँकि इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे जानकारी है, जिसको आपको सीखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि आपको हम उत्तर कैसे दीजिएगा उसको समझिएगा। देखिए ग्राम कचहरी क्या है, तो आप इसको उत्तर दीजिएगा कि ग्राम कचहरी ग्राम पंचायत का एक महत्वपूर्ण अंग होता है या भाग होता है, जिसका कह सकते हैं कि प्रधान आपका सरपंच होता है और इसके अंतर्गत कह सकते हैं कि छोटी-मोटी जो लड़ाई झगड़ा या वाद-विवाद, या तो वो दीवानी हो या फौजदारी। दीवानी का मतलब एक तरह से जो आपको कागज़ाती या कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत जो ऐसा ही जो बिना कह सकते हैं कि लड़ाई झगड़ा वाला जो विवाद होता है, उसको दीवानी के अंतर्गत रखा जाता है। और फौजदारी का मतलब है जहाँ पे मारपीट से संबंधित जो विवाद होता है, उसको फौजदारी कहा जाता है। तो दोनों तरह की मुकदमों को यहाँ पर सुलझाया जाता है। अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि आपको जो छोटी-मोटी कह सकते हैं कि जो दंड है, उसे लगाया जा सकता है। आपको 10,000 1,000 तक का कह सकते हैं कि इसमें दंड लगाया जा सकता है और इससे ज़्यादा इसमें नहीं लगाया सकता है। इसे छोटा न्यायालय भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे छोटा न्यायालय भी कहा जाता है। ठीक है? इसी के अंतर्गत एक आपका न्याय मित्र होता है। कौन होता है? न्याय मित्र, ठीक है? जो ग्राम कचहरी के अंदर न्याय करने में क्या करता है? मदद करता है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि ग्राम कचहरी क्या है? तो ग्राम कचहरी ग्राम पंचायत का एक महत्वपूर्ण भाग होता अंग होता है, जिसका स्थापना जो है न्याय करने के उद्देश्य से किया जाता है और इसके अंतर्गत कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत के अंदर जो छोटी-मोटी कह सकते हैं, जो आपका जो लड़ाई झगड़ा या वाद-विवाद होता है, चाहे तो वो कह सकते हैं कि दीवान हो या फौजदारी, तो दोनों तरह की समस्याओं का यहाँ समाधान किया जाता है और इसके अंतर्गत एक न्याय मित्र होता है, जो न्याय करने में क्या करता है? मदद करता है। तो इसको इतना ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है?
दूसरा है संघात्मक। देखिए संघात्मक शासन व्यवस्था क्या है, तो नाम से ही इसका आंसर मिल रहा है, ठीक है। संघात्मक का मतलब क्या होता है, तो संघात्मक का मतलब एक तरह से देखा जाए तो मिलकर, है ना। संघ, संघ का मतलब जहां पर कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग मिलजुल करके किसी काम को करते हैं तो उसको संघात्मक कहा जाता है। अब शासन मतलब आप जान ही रहे हैं, व्यवस्था का मतलब एक सुविधा, ठीक है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था क्या है, तो शासन की एक ऐसी व्यवस्था जहां पर जो शासन होता है मिलजुल करके चलाया जाता है, या कह सकते हैं कि जो शक्ति होता है, शासन की जो शक्तियां होती है उसे विभिन्न केंद्रों में बांट दिया जाता है, विभिन्न स्तरों पर बांटकर चलाया जाता है, ठीक है। तो इसको संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। तो आपको ये काफी कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यहाँ से जानना भी चाहिए। जैसे भारत एक संघात्मक शासन व्यवस्था का एग्जाम्पल है, क्योंकि भारत के अंदर जो शासन जो है या शासन की जो व्यवस्था है, तो यहाँ पर शासन की जो शक्तियां हैं उसे कई स्तरों में क्या है बांट दिया गया है, और ये सभी कह सकते हैं कि मिलजुल करके देश की शासन को चलाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार के जो भी शासन की जो व्यवस्था है उसे संघात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। इसमें जो शक्तियां होती है उसे विभिन्न स्तरों में बांटा जाता है, और हर एक स्तर कह सकते हैं कि अपने आप में कह सकते हैं कि एक तरह से स्वतंत्र या एक दूसरे से जुड़े भी होते हैं। उसको संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। जैसे आज हमारे यहाँ कह सकते हैं कि जैसे आप देखिएगा विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, है ना, ये क्या है, तो ये संघात्मक शासन व्यवस्था के एग्जाम्पल है। और इनके पास कह सकते हैं कि अपना अपना कह सकते हैं कि अलग इनको एक अधिकार है, इनका कह सकते हैं कि क्षेत्र है, और इन्हें शक्तियां प्रदान किया गया, और ये सभी मिलकर के देश के शासन को चलाने का काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की शासन की जो रूप होता है या व्यवस्था होता है उसे संघात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। तो आप सिंपल उत्तर लगा सकते हैं, इसके शब्दों के मतलब से समझ करके भी आप उत्तर लगा सकते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था उस शासन को कहा जाता है या वैसे शासन को कहा जाता है जहां पर शासन की जो शक्तियां होती है उसे विभिन्न स्तरों में बांटा जाता है, और ये सभी आपस में मिलकर के शासन चलाने का काम करते हैं, तो उसे संघात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और जानने वाली बात है, ठीक है। आगे चलिए। अगला तीसरा क्वेश्चन है आपको, एकात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है? देखिए मेरा मानना ये रहता है कि देखिए पढ़ाई जो है उसे रटा नहीं जाता है, उसको समझा जाता है, और पढ़ाई समझने में ही भलाई है, क्योंकि समझिएगा तो आप में ज्ञान और समझ आएगा, और यही समाज समझ जो है यानी जो आपके पास जो समझ विकसित होगा वो आपके पास बुद्धि और विवेक के रूप में जो है कि संचित होगा। इसलिए आपको किसी भी कह सकते हैं क्वेश्चन को डायरेक्ट रट लेना कोई होशियारी की बात नहीं, उसको समझ लेना ये सबसे ज्यादा स्मार्ट तरीका होता है, ठीक है। तो आप इसका नाम से ही इसका आंसर लगा सकते हैं। देखिए एकात्मक का मतलब क्या होता है, एक, है ना, एकात्मक, एक आत्मक, यानी आप देख सकते हैं जस्ट संघात्मक के ये उल्टा है, ठीक है। एकात्मक शासन व्यवस्था, अब जब वहां पर कहा गया है कि शासन की जो शक्तियां होती है उसे विभिन्न स्तरों में बांटा जाता है तो उसको संघात्मक कहते हैं, जबकि उसका ये उल्टा है, तो यहाँ पर जो शासन की शक्तियां होती है वो विभिन्न स्तरों में नहीं बांटा जाता है, किसी एक स्तर में रखा जाता है या निहित होता है, तो इसको कहा जाता है एकात्मक। आप इसको लगा सकते हैं कि एकात्मक शासन व्यवस्था वैसे शासन या शासन की व्यवस्था को कहा जाता है जिसमें शासन की जो शक्तियां होती है, शासन की क्या होती है, शक्ति, शक्ति को क्या किया जाता है, तो शक्ति को एक स्तर में रखा जाता है, या कि कह सकते हैं कि होता है, ठीक है। आप इस तरह से इसको ध्यान रख सकते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो रटना नहीं है, और ऐसे प्रश्नों को आपको चलते फिरते उत्तर देना है, ठीक है, इसको क्वेश्चन को समझ करके, ठीक है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था को आप समझ सकते हैं कि एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल में कह सकते हैं कि आप जैसे आप देख सकते हैं, आप जैसे क्या बोलते हैं अमेरिका, यूएसए, ठीक है, वहां पर आपको एकात्मक शासन व्यवस्था जैसी कुछ जो है कि अ, रूप अथी व्यवस्था देखने के लिए मिलता है, क्योंकि वहां पर देखिएगा जो राष्ट्रपति होता है उसके अंदर उसके पास जो है कि
मुख्य रूप से शक्तियां होता है। जबकि हमारे भारत में देखिए तो आपको राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र का शासक होता है। बाकी कह सकते हैं कि आपका जैसे प्रधानमंत्री हो गया वो वास्तविक शासक हो गया, है ना? इसके अलावा कह सकते हैं कि और भी जो मंत्री परिषद होता है सबके पास शक्तियों को बाँट दिया जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि आपको ध्यान रखना है। तो इसको ध्यान रखिएगा और ये सब एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ के कह सकते हैं कि जो शासन व्यवस्था है, वो संघात्मक और एकात्मक दोनों का कह सकते हैं कि मिश्रण है। आप ऐसे समझ सकते हैं। क्योंकि आप देखिएगा हमारे यहाँ शक्तियों का बँटवारा तो किया गया है, लेकिन कुछ मामले में आप देखिएगा कि किसी एक जैसे कह सकते हैं कि जो स्तर है, उसमें विशेष रूप से शक्तियों को रखा गया है। तो हमारे यहाँ जो शासन व्यवस्था है, वो संघात्मक और एकात्मक दोनों के कह सकते हैं कि विशेषताओं को एक तरह से समाहित करता है। तो आप इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपको सांप्रदायिकता। देखिए प्रश्न है सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए खतरा है, कैसे? देखिए, जैसा कि आप पहले पढ़े होंगे या तो जानते भी होंगे कि सांप्रदायिकता क्या है। देखिए सांप्रदायिकता जो है एक विचारधारा है। सांप्रदायिकता कोई वस्तु नहीं है। सांप्रदायिकता कोई कह सकते हैं कि एक तरह से कोई सामान नहीं है, जिसे आप मार्केट में खरीद लीजिएगा। सांप्रदायिकता एक विचारधारा है और ये एक ऐसी विचारधारा है जहाँ पर कह सकते हैं कि एक धर्म के लोग जो होता है या उसकी अनुयायी जो होता है वो अपने धर्म को श्रेष्ठ और दूसरे धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास करता है। साथ में कह सकते हैं कि वो अपने देश का भी ख्याल नहीं करता है। ठीक है? तो इस तरह की कह सकते हैं विचारधारा को सांप्रदायिकता कहा जाता है। सांप्रदायिकता देश और समाज के लिए अच्छी चीज़ नहीं होता है, ये बात आपको भी पता है। विशेष करके जैसे भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पर कह सकते हैं कि सभी धर्मों की एक समान कह सकते हैं कि स्वतंत्रता है और आज़ादी है। तो इसलिए सांप्रदायिकता जो है वो देश और समाज के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो एक प्रश्न तो आपको यहाँ पर बन जाएगा सांप्रदायिकता क्या है? और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्ज़ाम में मिल सकता है। तो सांप्रदायिकता को ध्यान रखना है कि सांप्रदायिकता किसे कहते हैं? तो सांप्रदायिकता एक ऐसी विचारधारा है जहाँ पर एक धर्म के अनुयायी अपने धर्म को श्रेष्ठ या कह सकते हैं कि ऊँचा मानता है और अन्य धर्मों को नीचा दिखाने का प्रयास करता है और साथ में अपने कह सकते हैं कि अनुयायी के हित के लिए वो कह सकते हैं कि राष्ट्र का भी ख्याल नहीं करता है। तो इसे सांप्रदायिकता कहा जाता है। ये ध्यान रखना, ठीक है? अब सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए खतरा कैसे आप थोड़ा समझिए। कि देखिए सांप्रदायिकता में हो क्या रहा है? तो यहाँ पर जैसे ए धर्म वाला है और एक कह सकते हैं कि बी धर्म वाला लोग हैं और कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पर आपका एक इंडिया कंट्री है, ठीक है? अब ये जो है कि अपने धर्म को ऊँचा मान रहा और इसको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा और साथ में अपने देश का भी नहीं ख्याल कर रहा और चूँकि देश जो है वो कैसा है डेमोक्रेसी कंट्री है। ये कहता है कि हमारे लिए सब बराबर है, लेकिन ये कहता है कि नहीं हमारे लिए सब बराबर नहीं है। ये खुद को ज़्यादा होशियार समझता है, खुद को ज़्यादा अच्छा समझता है जबकि इसको नीचा दिखाने का प्रयास करता है। करता है तो करवे करता है लेकिन देश का भी ख्याल नहीं करता। तो आप सोच लीजिए कि सांप्रदायिकता क्या लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा? नहीं होगा। क्योंकि लोकतंत्र क्या करता है? तो लोकतंत्र कहता है समानता की बात करता है, आपको पता होगा। लोकतंत्र किसकी बात करता है? समानता का। जबकि सांप्रदायिकता समानता की बात नहीं करता है। सांप्रदायिकता तो केवल अपना कह सकते हैं कि जो उसका जो संप्रदाय के लोग हैं, उसके समान जो लोग हैं, ठीक है? उसकी सभ्यता संस्कृति के जो लोग हैं, उसी को महत्व देता है बल्कि वो दूसरे को नहीं देता है। जबकि लोकतंत्र क्या कहता है कि जिस किसी भी भाषा या संप्रदाय के लोग हैं, हम हमारे लिए सब क्या है? बराबर है। तो आप सोच लीजिए कि सांप्रदायिकता का लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है? एकदम 100% है। तो एक बात तो आपको यहाँ प्रश्न बन जाएगा कि सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए खतरा है? तो कहिएगा हाँ, ठीक है। कैसे? तो देखिए आपको यहाँ सिंपल समझिए। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि असमानता आता है। क्या आएगा? असमानता, ठीक है। फिर कह सकते हैं कि जो एकता है, एकता में क्या होगा? तो एकता में फूट होगा। एकता में क्या होगा? फूट होगा। प्लस कह सकते हैं कि इससे अशांति होगा। क्या होगा? इससे अशांति होगा। फिर कह सकते हैं कि इससे जो विकास है देश का, विकास में क्या होगा? बाधा आएगा। क्या आएगा? बाधा आएगा, है ना? फिर लोगों के अंदर कह सकते हैं कि जो प्रेम है, प्रेम की जो भावना है, इसमें क्या होगा? अभाव होगा, ठीक है? तो इस तरह से कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे समस्या उत्पन्न होता है, ठीक है? सांप्रदायिकता से। तो देखा जाए तो सांप्रदायिकता जो है वो लोकतंत्र के लिए क्या है? अच्छा नहीं है। अब यहाँ पर लोग कई समूहों में बढ़ जाएगा,
अब जब लोग कई कई समूहों में बच जाएगा तो देश की जो एकता है वो 100% क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाता है। तो इस तरह से आपको स्मार्टली तरीके से चीजों को याद रखना, आपको लंबी लंबी कर सकते हैं कि लाइन के रूप में रट्टा नहीं मारना है, आप छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से आप उसको ध्यान रखिएगा कि सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए खतरा कैसा है। तो सांप्रदायिकता से असमानता होगा, एकता के अभाव होगा, हमारे देश में एकता खंडित होगा, अशांति उत्पन्न होगा, विकास में बाधा होता है, लोगों के अंदर जो भाईचारा होता है उसमें कह सकते हैं कि दिक्कत होगा। ठीक है, तो इस तरह से कह सकते हैं कि सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए क्या होता है, खतरा होता है। आपको किसी भी चीज को समझ करके रखना है, क्योंकि समझा हुआ चीज हमेशा आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा, और इस तरह से आप तैयारी कीजिएगा तो 100% आप एग्जाम में लिख पाइएगा। तो काफी कह सकते हैं कि सिंपल तरीके से समझने का प्रयास किए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। 5 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे हम लोग, हालांकि 5 से कई ऐसे आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए, एक काफी कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लोकतंत्र के दोष, है ना? दोष का मतलब इसमें जो कुछ कमी होता है, किसी भी चीज में दोष की बात किया जाएगा, दोष मीन्स त्रुटि, कमी। ठीक है, तो उसको दोष कहते हैं। तो लोकतंत्र आपको पता होगा, सबसे पहले याद रखिएगा कि लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र एक प्रकार की शासन है, और ये कैसा शासन है, तो इसे जनता जनता का शासन, इसे क्या कहा जाता है, इसे जनता का शासन कहा जाता है। ये बात आपको याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, आप इसको कहीं जाकर के आपको आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं। जैसे आप अपना भारत देखिए, भारत में कौन शासन है, लोकतांत्रिक शासन है, और हम लोग लोकतांत्रिक शासन के अंदर कह सकते हैं कि रहते हैं। ठीक है, और आपको अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ जो लोकतांत्रिक शासन है, तो इसमें कुछ आपको कमियां, सरकार के कुछ कह सकते हैं कि जो मतलब एक तरह से जो व्यवस्थाएं होती है, ठीक है, उनमें कुछ आपको दोष देखने के लिए मिलेगा। अब लोकतंत्र के अंदर क्या दोष मिलेगा, तो देखिए, लोकतंत्र के अंदर दोष क्या मिलेगा, इसमें अगर देखा जाए तो दोष तो कई मिलता है, लेकिन आप समझिएगा यहाँ पर क्या दोष मिलेगा। तो यहाँ आपको अनपढ़ प्रतिनिधि, लोकतंत्र के अंदर क्या होता है, आप देखिएगा तो जो चुनाव होता है उसमें जो योग्य व्यक्ति होता है उसका चुनाव नहीं होता, और अयोग्य व्यक्ति का क्या होता है, चुनाव होता है। और इसका बेहतर एग्जाम्पल है बिहार में जो चुनाव हुआ है ना, आपको विधानसभा का, उसमें देखिए पढ़े लिखे लोग हार गए और अनपढ़ लोग जो है कि चुन करके आ गए। अब वो क्या ही करेगा आप देश राज्य के लिए। ठीक है, जो कह सकते हैं कि अपना जीवन को बारे में वो सही से अगर उसके पास ज्ञान नहीं है तो लोगों की क्या कर पाएगा। ठीक है, तो ये आपको लोकतंत्र की एक दोष भी है कि यहाँ अयोग्य व्यक्तियों की क्या हो जाता है, पूजा हो जाता है, तो ये भी हो जाता है। प्लस कह सकते हैं कि जो आपका वादा जो किया जाता है, वादों की क्या होती है, तो वादों की कमी होता है। ठीक है, आप देखिएगा, आप सिंपल समझिए कि लोकतांत्रिक जो हमारे यहाँ जो चुनाव है, ठीक है, उसमें देखिएगा सरकार जो आएगा या जो प्रतिनिधि आएगा उसमें बहुत सारे वादा करेगा, लेकिन सारा वादा क्या होता है, बाद में भूल जाता है। तो एक तरह से वादों की क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। ये भी कह सकते हैं कि लोकतंत्र के क्या है, दोष है। प्लस कह सकते हैं कि ये व्यवहारों में अंतर, व्यवहार में क्या मिलेगा, अंतर है। जैसे क्या होता है कि लोकतंत्र तो कहता है कि हमारे लिए सब बराबर है, लेकिन आज भी देखिए कर सकते हैं कि लोगों के साथ भेदभाव होता है। ठीक है, तो यहाँ इसका जो व्यवहार होता है, इसका कह सकते हैं कि जो विधि नियम कह सकते हैं कि अच्छा होता है, लेकिन लोगों के जो साथ जो व्यवहार होता है वो आपको नियम और विधि के अनुसार नहीं हो पाता है। तो ये भी इसका कह सकते हैं कि दोष है। और भी कह सकते हैं इसका दोष देखिए, आपको देखने को मिलेगा क्या क्या इसका दोष है, वो भी देखिएगा इसमें। इसमें देखिए, इसमें ये होगा अस्थिर सरकार। ठीक है, क्योंकि इसमें सरकार हर एक 5 साल के बाद क्या होता है, बदलते रहता है। फिर कह सकते हैं कि इसमें धन की बर्बादी भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से कह सकते हैं कि लोकतंत्र के कई दोष हैं। ठीक है, और इसको कहीं जाकर ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और हम लोग वास्तव में कह सकते हैं कि
लोकतंत्र की जो हमारे यहाँ जो व्यवस्था है उसको हम लोग आँखों से देख रहे हैं, तो इसको कहीं जाकर रखने की ज़रूरत, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ जो लोकतांत्रिक शासन उसमें देखते हैं कि अनपढ़ प्रतिनिधि का चुनाव हो जाता है। देखिए लोग वो जो वादे करते हैं, वादों के अनुसार काम नहीं करते हैं। व्यवहार में अंतर का मतलब लोकतंत्र कहता है कि हमारे लिए कह सकते हैं कि आप पहले हैं और हम पीछे हैं, लेकिन बाद में कह सकते हैं चुनाव जीता है तो वो पहले हो जाता है और हम लोग क्या होते हैं, पीछे हो जाते हैं। व्यवहार में अंतर है, लोकतंत्र कहता है कि आपकी सेवा हमारे लिए सबसे पहले है, लेकिन जनता देखिएगा तो जो सरकारी अस्पताल है या कह सकते हैं कि सरकारी जो कह सकते हैं कार्यालय है, वहाँ पे लोग लाइन लगा के खड़ा है, 1 दिन का काम 6 महीना में किया जा रहा है, ठीक है? तो ये व्यवहारों में अंतर हो जाता है, प्लस कह सकते हैं कि लोगों के साथ व्यवहार अच्छे से नहीं किया जाता है। आप जिसकी सैलरी पर जी खा रहे हैं, आप उसी के साथ कह सकते हैं कि तानाशाही बतियाएगा कि क्या है, व्यवहार में अंतर है। ऐसे ठीक बात नहीं है। अस्थिर सरकार देखिएगा हमेशा सरकार बदलते रहता है, बीच में भी किसी कारण से अगर सरकार में कोई गड़बड़ियाँ हुई, तो वो भी कह सकते हैं कि वहाँ पर सरकार खत्म हो जाता है। तो अस्थिर सरकार होता है, प्लस धन की भी बर्बादी होता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि कई तरह की योजनाएँ चलाई जाती है और इस योजनाओं को कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा घोटाला किया जाता है। ठीक है? चुनाव में भी कह सकते हैं कि पानी की तरह पैसे को बहाया जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र का क्या हो जाता है, दोष हो जाता है। तो ये 5 कह सकते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। हालाँकि इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे जो है कि आपको प्रश्न बताया गया जो एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके के और महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रतिदिन आपको सिंपल तरीका से कह सकते हैं कि हर एक सब्जेक्ट की जानकारी जो है कि आपको देने का प्रयास करेंगे और इस तरह से प्रयास करेंगे कि आप देखते-देखते, सुनते-सुनते और कह सकते हैं कि इसको समझ सकते हैं। आपको नोट कोई बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।